नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं राजनीति। बात राजनीति की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की। आज राहुल ने 31 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन दिया और आरोप यह लगाया कि उनके पास में वोट चोरी के बड़े सबूत हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वोट चोरी पर राहुल का वार। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए। सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। राहुल का सीरियल अटैक, छिड़ा सियासी क्लैश। ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आधुनिक काल के पिनोकियो है और राहुल गांधी का केवल एक ही नारा है, झूठ बोलो, हिट एंड रन और स्पिट एंड रन करो। राहुल बनाम चुनाव आयोग, लोकतंत्र पर किसने किया चोट? बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन बम का गोला और दूसरी तरफ जो है वो हवाबाजी का झोला लेकर के घूम रहे हैं। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। राहुल का हाइड्रोजन बम, कितना दम। अब राहुल गांधी के वोट चोर वाले एपिसोड 2 पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 का जो चुनाव हुआ, इस दौरान हजारों वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए, डिलीट करने की कोशिश की गई। दावा किया गया कि सिस्टम को हाईजैक किया गया और इस काम को अंजाम दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तारीख 7 अगस्त 2025। ये वही दिन है जिस दिन राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। और अब ठीक 41 दिन बाद राहुल ने वोट चोरी पार्ट 2 को रिलीज करने का दावा किया। पहले वाले को कांग्रेस ने एटम बम कहकर शोर मचाया था, अब दूसरे वाले संस्करण को हाइड्रोजन बम कहकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल ने इसमें भी कर्नाटक के एक विधानसभा का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की।
इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है। पहले ही की तरह कांग्रेस ने मीडिया को न्योता दिया कि वो कोई बड़ा खुलासा करने जा रही है और फिर शुरू हुआ राहुल का 31 मिनट वाला प्रेजेंटेशन। हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। इस दौरान राहुल ने कई बड़े आरोप लगाए। कर्नाटक के आनंद में 6018 वोटों के नाम को डिलीट करने की कोशिश की गई। आनंद में एक परिवार के 12 लोगों के नाम हटाने का आरोप लगाया। नाम डिलीट करने के लिए दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। कर्नाटक सीआईडी के 18 चिट्ठियों का ईसी ने जवाब नहीं दिया। बस क्या था, राहुल गांधी का इशारा मिलते ही कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पर टूट पड़े। हकीकत यह है कि एफआईआर के बाद चुनाव आयोग सीआईडी के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि 18 कंप्लेंट्स, 18 रिमाइंडर्स के बावजूद चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया सीआईडी को। हकीकत यह है कि आज राहुल गांधी जी के मंच पर वो तमाम लोग खड़े थे जिनके नाम का दुरुपयोग हुआ किसी का वोट कटवाने के लिए। जिसका वोट कटा वो भी खड़े थे, जिसके नाम से उसका वोट कटवाया वो भी खड़े थे, और दोनों हैरान थे कि हमारा नाम कैसे आ गया इसमें। तो ये तथ्यों से तो अब चुनाव आयोग बच के भाग नहीं सकता। 7 दिन का समय दिया है, दीजिए जवाब। ये पूरे देश के सामने जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने जो बातें रखी हैं और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, और ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके चुनाव में काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जीवन लगा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। अब जब यही तरीका अपनाकर पूरे राजनीतिक लोगों की हत्या की जाएगी, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और ये मोदी जी यही काम गुजरात में किए, यही काम पूरे देश में कर रहे हैं। यही इनका गुजरात मॉडल है और इससे पूरे देश के लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं और पूरे देश का भविष्य खराब हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जांच बिठाने के बजाय, स्वतंत्र जांच, विश्वसनीय जांच बिठाने के बजाय जो है खुद आरोप का जवाब या जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसका जवाब देने के लिए आरोप लगा दे रहा है राहुल गांधी जी पे। अब हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने कुछ आरोप लगा दिए तो एक राजनीतिक दल के तरीके से काम कर दे रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है। इसीलिए सक्सेसिव 3 चुनाव आयुक्तों ने कहा कि ये गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग सामने आया और सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बताया कि वोटरों के नामों को डिलीट करने का आरोप गलत और निराधार है और किसी भी मतदाता के नाम को कोई आम व्यक्ति ऑनलाइन हटा नहीं सकता। आनंद के मामले पर कहा कि 2023 में कुछ असफल प्रयास किए गए थे और इस हमले की जांच के लिए अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वोट चोरी के आरोपों पर महायुद्ध छिड़ गया है तो बीजेपी खुलकर आयोग की ढाल बन गई है। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी,
उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिस तरह से पूरे देश में देश की जनता को एक झूठ और गुमराह करने का कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे SIR को लेकर के, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे। तो इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। राहुल ने 7 अगस्त को दिल्ली में कहा था कि ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग पर हमला लोकतंत्र पर हमला है या फिर लोकतंत्र को बचाने की जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार, जहां पर चुनाव होना है, चुनावी बिसात पर सियासी दल मोहरे फेंकना शुरू कर चुके हैं। चुनावी यात्राएं, चुनावी रैलियों के में ये कहा जाए कि रैलियों के शोर में राजनीतिक मुद्दे अब उछाले जा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच में जुबानी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और वोटरों को लुभाने के लिए वादों पर वादे किए जा रहे हैं। बिहार में चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। नेता सड़क पर हैं, रैलियां, यात्राएं और जनसभाएं हो रही हैं। कहीं तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो राहुल वोटर अधिकार यात्रा निकालकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। बयानबाजी, वादे और आरोप प्रत्यारोप सब मिलकर बिहार की राजनीति को और गरमा रहे हैं। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के उन इलाकों को साधने पर जोर दे रहे हैं जहां एनडीए की कड़ी कमजोर है, जैसे शाहाबाद, मगध, डेरी ऑन सोन, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद। इन सब जगहों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बेगूसराय क्यों गए हैं, इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बेगूसराय की 7 सीटों पर तेजस्वी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने स्थानीय विधायकों और सांसदों के खिलाफ एंटी कंबेंसी का खूब फायदा उठाया है। बीजेपी के परंपरागत भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। पिछले दिनों बेगूसराय के पचवाड़ा विधानसभा में पीके की सभा में उमड़े जनसैलाब ने एनडीए की नींद उड़ा दी थी। तेजस्वी यादव भी जिले की 2 विधानसभा सीट मटिहानी, तेघड़ा और साहेबपुर कमाल के साथ साथ बखरी और चेरिया बरियारपुर पर नजर बनाए हुए हैं। पूर्व जेडीयू विधायक बोगो सिंह मटिहानी में एनडीए प्रत्याशी का खेल बिगाड़ सकते हैं। वही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जनता के बीच निकल पड़े हैं। उनकी अधिकार यात्रा का मकसद है
गरीबों, नौजवानों और किसानों की आवाज को उठाना। तेजस्वी हर सभा में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार को उसके अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे, जिसके पास भी डिग्री होगा वो घर खाली हाथ नहीं बैठेगा। चाहे हमारी बहनें हो या हमारे भाई हो, सबके हाथ काम मिलेगा। और तेजस्वी केवल कहता ही नहीं है बल्कि करके भी दिखाया है। हमारा विजन है, सरकार कॉपी कर रही है लेकिन ये कॉपी कर सकते हैं, विजन नहीं कॉपी कर सकते, विजन नहीं ला सकते। इसलिए हम सब लोग, ऐसी सरकार चाहिए जो इंडस्ट्री, कारखाने, निवेश लाए, शिक्षा, चिकित्सा को बेहतर करे। आप देखिएगा, हम नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर कराने जाना पड़ता है। पत्रकारों की क्या स्थिति हो गई है तो आप समझ सकते हैं आम गरीबों की क्या स्थिति होगी। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और रणनीतिकार अमित शाह ने तेजस्वी की यात्रा पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, बिहार की जनता ने लालू परिवार को 20 सालों का वक्त दिया, लेकिन ये लोग बिहार में विकास नहीं करवा सके। इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो 6 महीने विदेश में जाए, वो 6 महीने विदेश ना जाए तो उन्हें नींद नहीं आती। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने। कांग्रेस भी इस चुनावी समर में पीछे नहीं रहना चाहती। राहुल गांधी की यात्राएं और भाषण बिहार में चर्चा में है। कांग्रेस खुद को विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता कांग्रेस को फिर मौका देगी? बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी की सत्ता का मतलब है कि जंगल राज की वापसी, तो आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सिर्फ जुमले दिए हैं, असल काम नहीं किया। लेकिन असली सवाल ये है कि बिहार की जनता किसके साथ जाएगी? क्या युवा रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ जाएंगे? क्या महंगाई और घोटालों से नाराज लोग बीजेपी से दूर हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस को एक नया मौका मिलेगा? बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये जनता के भविष्य का सवाल है। एक तरफ है लालू तेजस्वी की विरासत, दूसरी तरफ मोदी शाह की रणनीति, और बीच में कांग्रेस अपनी जगह तलाश रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो चुनाव में वक्त है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगातार तमाम सियासी जो यहाँ पर नजर आती है, सियासी दलों की मौजूदगी। उससे पहले बिहार को साधने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात पटना पहुंचे, जहां पर आज सुबह उनकी मुलाकात बिहार के सीएम नीतीश कुमार से हुई।
और आपको बता दें, बंद कमरे में चली आधे घंटे की बैठक में कहा जा रहा है कि सब सेट हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उस मुलाकात की हैं। हालांकि दोनों के बीच में जो बैठक हुई वो बहुत गोपनीय थी। इस दौरान क्या बातें हुई वो खुलकर तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन सूत्रों की माने तो इसमें न सिर्फ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ, बल्कि आने वाले चुनावी अभियान की रूपरेखा भी तय की गई है। जानकारी के अनुसार इस अहम बैठक में सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल थे। वहीं जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में थे, मंत्री विजय चौधरी थे और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक के बाद में नीतीश का चेहरा चमका हुआ नजर आया और कयास लगाए जा रहे हैं कि बात बन चुकी है, बस अब इंतजार है ऐलान होने का।